साथियों, आप सभी का विजय के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत 14 नवंबर 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्मॉग एवं इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में। तो यह जो आपका टॉपिक है यह आपके मुख्य परीक्षा के जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो पर्यावरण प्रदूषण और क्षण वाला पोर्सन है उसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब इसकी चर्चा हम लोग कर क्यों रहे हैं, अर्थात कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि दिल्ली के वातावरण में उच्च प्रदूषण के कारण या उच्च प्रदूषण के धूम्र कोहरे स्मॉग की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है या वृद्धि हुई है। इस वर्ष अक्टूबर माह में दिल्ली में वायु प्रदूषण की जो मात्रा है पिछले वर्ष अर्थात 2019 में जो अक्टूबर माह में जो वायु प्रदूषण की इसका स्तर था उसकी तुलना में अधिक था या अधिक है। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से धूम्र कोहरा क्या होता है या स्मॉग क्या होता है। तो इसके बारे में बात करें तो यह जो धूम्र कोहरा या स्मॉग है यह कोहरे या जिसको इंग्लिश में फॉग कहते हैं और धूल कणों और वायु प्रदूषकों जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बन यौगिकों आदि का एक हानिकारक मिश्रण होता है। स्मॉग जो है यह सौर प्रकाश के साथ जो सोलर लाइट होती है उसके साथ मिलकर धरातल के ऊपर ओजोन की एक घनी परत का निर्माण करता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में ऊंचाई पर मतलब जो समताप मंडल में जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो लाभकारी होती है, क्योंकि धरातल के निकट ओजोन की जो ऊपर एक क्या कहते हैं जो उपस्थिति होती है यह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। इस प्रकार से ओजोन जो है एक जगह जब समताप मंडल में होती है तो वह लाभदायक है, जब वह निचले स्तर पर होती है तो वह हानिकारक होती है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो स्मॉग शब्द है इसका पहली बार जो प्रयोग है वह जुलाई 1905 में डॉक्टर हेनरी अंतोइन दे वू द्वारा अपने शोध पत्र धुआं एवं कोहरा या इंग्लिश में कहें तो फॉग एंड स्मोक में किया गया था। अब देख लेते हैं कि ये स्मॉग का निर्माण होता कैसे है। तो स्मॉग जो है यह ओजोन तथा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 जैसे हानिकारक पदार्थों से बना होता है। और ये पदार्थ जो होते हैं जो ये स्मॉग होते हैं मनुष्य के फेफड़ों के लिए अति हानिकारक होते हैं। अब स्मॉग निर्माण के जो स्रोत हैं या सोर्स जो हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये कैसे स्थलों पर स्मॉग का निर्माण होता है, जैसे कि किसी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में यदि कोयले का दहन होता है वहाँ पर। इसके अलावा कटाई एवं दहन कृषि या फसल अपशिष्ट को जलाना यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और दिल्ली में स्मॉग का जो सबसे मेन सोर्स है या जो मेन रीजन है वो यही है। इसके अलावा स्मॉग का निर्माण करने वाले प्रदूषकों के जो स्रोत हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, विद्युत संयंत्र हैं, आतिशबाजी, पेंट, हेयर स्प्रे, चारकोल स्टार्टर द्रव और प्लास्टिक पॉपकॉर्न पैकेजिंग आदि जो हैं ये स्मॉग के निर्माण के सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं स्मॉग निर्माण में जो इसका जो फॉर्मेशन होता है इसमें स्थानीय मौसम की क्या भूमिका होती है। तो स्मॉग का निर्माण में या स्मॉग के निर्माण में तापमान, सौर प्रकाश और शांत हवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक उष्ण दिन अर्थात एक गर्म दिन होने पर स्मॉग का निर्माण अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्मॉग का निर्माण जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। अब थोड़ा सा स्मॉग के प्रकार की बात कर लें तो स्मॉग जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गंधकीय स्मॉग, दूसरा होता है प्रकाश रासायनिक स्मॉग। तो सबसे पहले गंधकीय स्मॉग की बात करें तो गंधकीय स्मॉग को लंदन स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है और यह वायु में सल्फर ऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण निर्मित होती है। दूसरा जो है प्रकाश रासायनिक स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग, इसका निर्माण सौर प्रकाश, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वायुमंडल में उपस्थित किसी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड BOC के परस्पर अभिक्रिया करने से होता है। अब ये जो स्मॉग या धूम्र कोहरे हैं इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका स्वास्थ्य पर कई सारे प्रभाव, जैसे कि धूम्र कोहरे से के या जो धूम्र कोहरा है इसमें लंबे समय तक सांस लेने से मनुष्य की जो श्वसन नालिकाएं होती हैं उसमें सूजन आ सकती है। इसके अलावा स्मॉग के कारण फेफड़ों में सूजन आ सकती है जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों से इंटरल्यूकिन 6 का स्त्राव होता है जो मनुष्यों के हृदय और श्वसन नालिकाओं में रक्त के थक्के बनाने का कारण होता है और इससे दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा यह मनुष्य की नाक और गले की जो सुरक्षात्मक झिल्लियां होती हैं उनको भी सुखा सकती है।
इसके साथ ही यह शरीर में संक्रमण प्रतिरोधी क्षमता को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए बीमारी के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो जैसे वर्तमान में क्या है, कोविड-19 फैला हुआ है, तो यदि प्रदूषण का स्तर ज़्यादा होगा या ये धूम्रकारा या स्मॉग का स्तर ज़्यादा होगा, तो इससे लोग क्या होंगे, कोविड-19 या जो कोरोना वायरस है इसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होंगे, मतलब इससे संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इससे पराबैंगनी विकिरण जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। इसका नुकसान क्या है, इससे विटामिन डी जैसे महत्वपूर्ण तत्वों का बनना कम हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला है जैव अपघटक तकनीक या बायोडिकम्पोजर टेक्निक के बारे में। तो यह आपका जीएस के पत्र नंबर 3 के तहत आ जाएगा। तो ये आपका टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक की और पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। संदर्भ यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार फसल अपशिष्ट या जो पराली है, पराली को खाद में परिवर्तित करने वाली जैव अपघटक जो तकनीक विकसित की जा रही थी, इसने सफलता दिखाई है। तो इस वजह से चर्चा में आया था। इस तकनीक में प्रयुक्त जैव अपघटक घोल को जो पूसा इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में स्थित है, इसके निर्देशन में विकसित किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं जैव अपघटक का निर्माण कैसे होता है। तो इस तकनीक में प्रयुक्त जैव अपघटक घोल को पूसा डिकम्पोजर भी कहा जा रहा है। पूसा डिकम्पोजर जो है, यह 7 कवकों जो फंगस होते हैं उनका एक मिश्रण होता है। जो पराली अर्थात जो पैडी स्ट्रॉ है, जो धान के डंठल होते हैं, उसमें पाए जाने वाले सेलुलोज, लिग्निन और पेक्टिन को गलाने वाले एंजाइम का उत्पादन करता है। और यह जो कवक है, ये 30 से 32 डिग्री तापमान वाले वातावरण में विकसित होते हैं और धान की कटाई और गेहूं की बुआई के समय जो है यही तापमान होता है। यदि इसके लाभों की बात करें तो इसके कई लाभ हैं, जैसे कि यह फसल अपशिष्ट पराली को जलाने से रोकने हेतु एक प्रभावी, सस्ती और व्यवहारिक तकनीक है। यहाँ याद रखिएगा, प्रभावी है, सस्ती और व्यवहारिक तकनीक है तथा यह पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण के दृष्टि से उपयोगी तकनीक भी है। चूँकि इससे खाद बन जाएगा, तो यह जो मृदा की उपजाऊपन है या उर्वरा शक्ति है, उसको बढ़ाने का भी कार्य करेगा। आगे चलते हैं, असम के मियाँ और उनकी चार चपोरी संस्कृत के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह आपका मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र नंबर 1 के तहत जो सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक है, उसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में असम के 4 चपोरी इलाके के, कहाँ पे, 4 चपोरी इलाके के निवासियों की संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने हेतु एक मियाँ संग्रहालय, मियाँ म्यूजियम की स्थापना के प्रस्ताव से राज्य में विवाद उत्पन्न हो गया। अब विवाद क्या है या इसको लेकर के आपत्ति क्या है लोगों की, कुछ लोगों की, सभी की नहीं। तो मियाँ संग्रहालय को श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र जो कि गुवाहाटी में है, इसके परिसर में बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। यह कला क्षेत्र गुवाहाटी में एक सांस्कृतिक परिसर है जिसका नाम नव वैष्णव सुधारक श्रीमंत शंकर देव के नाम पर रखा गया है। अब जो आपत्ति करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र जो असमिया संस्कृति का प्रतीक है और इसमें किसी अन्य संस्कृति को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर के विवाद है। श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र की जो स्थापना है, ये असम समझौता जो असम एकॉर्ड था, उसके अनुच्छेद 6 के तहत किया गया था। अब अनुच्छेद 6 कहता क्या है यहाँ पे, तो अनुच्छेद 6 में असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और धरोहर का संरक्षण करने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करने के प्रावधान किए गए हैं इस अनुच्छेद 6 में, जो कि असम समझौते के अंतर्गत किया गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो मियाँ जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मियाँ कौन है। तो मियाँ समुदाय में पूर्वी बंगाल जो कि वर्तमान का बांग्लादेश जो है, तो पूर्वी बंगाल से असम में आए हुए मुस्लिम प्रवासियों के वंशज शामिल हैं और इन्हें अक्सर अपमानजनक तरीके से मियाँ कहा जाता है। इस समुदाय का असम में पलायन जो है कई बार में हुआ। जैसे इसकी शुरुआत जो होती है 1826 में, अंग्रेजों के समय में। 1826 में असम पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने के पश्चात हुई और 1947 में हुए विभाजन और 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध तक जारी रहता है। इस कारण राज्य के अर्थात असम राज्य के इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी संरचना में परिवर्तन भी हुआ है और बीते वर्षों में इन्हें रूढ़िबद्ध तरीके से मियाँ कहा जाने लगा और अक्सर बांग्लादेशी कहकर इनका उपहास किया जाता है। अब ये 4 चपारो है क्या, तो 4 जो होता है, 4 एक तैरता हुआ द्वीप होता है तथा
चपोरी जो है यह बाढ़ प्रभावित नदी तट के निकटवर्ती निचले इलाके होते हैं जो बाढ़ से कट जाते हैं, और बाढ़ और कटाव से ग्रसित इन इलाकों को निम्न विकास सूचकांकों द्वारा चिन्हित किया जाता है। और लगभग 80% चार आबादी, मतलब यहाँ पर रहने वाली जो आबादी मियाँ आबादी है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। इसके अलावा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार असम मानव विकास की 2014 रिपोर्ट में 4 क्षेत्रों के, ये जो 4 चपोरी क्षेत्र है, इसको संचार सुविधाओं के अभाव, प्राथमिक शिक्षा से आगे पर्याप्त स्कूली शिक्षा सुविधाओं की कमी, बाल विवाह, गरीबी और अशिक्षा से ग्रसित क्षेत्र के रूप में बताया गया है। आगे चलते हैं। अगला है रो पैक्स टर्मिनल के बारे में। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में रो पैक्स टर्मिनल का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिए कहाँ पर यह शुभारंभ हुआ, तो गुजरात के हजीरा में, और साथ ही हजीरा एवं घोघा के बीच रो पैक्स सेवा की शुरुआत की गई। तो यह भी याद रखिएगा कि यह रो पैक्स सेवा की शुरुआत किन तो स्थलों के मध्य में की गई है, तो हजीरा और घोघा के मध्य में। रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा की शुरुआत जलमार्गों के उपयोग और भारत के आर्थिक विकास के साथ इसके एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हजीरा घोघा जो है, हजीरा से घोघा रो पैक्स फेरी सेवा से घोघा और हजीरा के बीच की जो दूरी 370 किलोमीटर है वो घट करके 90 किलोमीटर रह जाएगी। आगे चलते हैं, आइनस बागीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी आइनस बागीर को मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL में लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा यह जो प्रोजेक्ट 75 है, इसके तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया जाना है। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, यह टेक्नोलॉजी हमने फ्रांस से हस्तांतरित की है। तो ये 5वीं है आइनस बागीर, और इसके बाद एक और जो है उसको लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम रहेगा आइनस वागीस। और जो इसके तहत जो पहला बनाया गया था ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी, उसका नाम था आइनस कलवारी। आइनस कलवारी पहला था और ये आइनस वागीस 5वां है, और जो लास्ट छठा रहेगा आइनस वागीस होगा। MDL अर्थात मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इन पनडुब्बियों का निर्माण, मतलब ये जो 6 पनडुब्बियाँ बनाई जा रही है, 5 बन चुकी हैं, एक और लॉन्च करना है। तो इन पनडुब्बियों का निर्माण पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत किया है और इसे बेहतर स्टील्थ फीचर्स और सटीक निर्देशित हथियारों के साथ पुनः निर्मित किया गया है। यह पानी के नीचे या सतह पर टारपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलों के साथ हमला करने में सक्षम है। बागीर 1 जो ये नाम लिया गया है, बागीर 1 पूर्व में रूस से प्राप्त की गई सबमरीन थी जिसका नाम सैंड फिश के नाम पर रखा गया था। बागीर जो थी एक मछली होती है, हिंद महासागर का एक समुद्री शिकारी था। और ये जो वागीर जिसको हमने रूस से प्राप्त किया था, इसको 3 दिसंबर 1973 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और 7 जून 2001 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। अब फिर से यही नाम इसका रखा गया है, वागीर। आगे चलते हैं, अगला है स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग के बारे में। तो हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने स्ट्रिप्ड बबल नेस्ट फ्रॉग नामक अंडमान द्वीप में टी फ्रॉग की एक जीन्स की खोज की है। तो ये जो स्ट्रिप बबल नेस्ट फ्रॉग है, यह किस प्रकार का फ्रॉग है? ट्री फ्रॉग है, तो जो पेड़ों पे रहते हैं। तो इसको कहाँ खोजा गया है? तो याद रखिएगा अंडमान जो द्वीप है यहाँ पर खोजा गया है। इसको आप चित्र में इस प्रकार से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से यह दिखाई पड़ता है। और यह पहली बार है जब अंडमान द्वीप में टी फ्रॉग की पहली प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की गई है। इसका जो जैविक नाम है वह है रोहनी कासलस बिटेटस। और यह जो रोहनी कसालस जो नाम दिया गया है, श्रीलंकाई करदाता रोहन पेठिया गोड़ा के नाम पर रखा गया है। और यह जो प्रजाति खोजी गई है इसे एशियन ग्लास फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसकी संरचना, यदि शारीरिक बनावट को देखें तो यह छोटा और पतला शरीर का होता है, करीब 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। शरीर के दोनों ओर विषम रंगीन पार्श्व रेखाएं होती हैं तथा पूरे शरीर पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। और ये वृक्षों पर बने जो घोंसले होते हैं उनमें हल्के हरे रंग के अंडे देते हैं। आगे चलते हैं, अगला है ऑयल पॉम परियोजना के बारे में। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने हाल ही में ऑयल पॉम परियोजना की शुरुआत की है, जो कि राज्य में झूम खेती का विकल्प हो सकती है।
तो याद रखिएगा यह आयल पाम परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो मणिपुर में शुरू की गई। ये जो आयल पाम होते हैं, आयल पाम की बागवानी उष्ण क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। इसके अलावा राज्य में इस परियोजना को तिलहन और पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन के तहत लागू किया जा रहा है और राज्य सरकार ने शुरू में 200 हेक्टेयर भूमि पर पाम ऑयल की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। और यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि भारत जो है पाम ऑयल का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं आयातक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के बारे में। तो 13 नवंबर 2020 को 5वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का जो तिथि है वो निर्धारित नहीं है, मतलब प्रत्येक वर्ष यह बदलता रहता है। इस वर्ष 13 नवंबर को पड़ा है। यह प्रत्येक वर्ष जो है धन्वंतरी जयंती, जिसको हम लोग साधारण भाषा में धनतेरस के नाम से जानते हैं, दीपावली के पहले जो धनतेरस होता है, धनतेरस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में आयुष मंत्रालय द्वारा की गई थी। चूँकि जो धनतेरस होता है या धन्वंतरी जयंती, यह प्रत्येक वर्ष अलग अलग तारीख को पड़ती है। जैसे कि 2019 में ये जो आपका राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है ये 25 अक्टूबर को मनाया गया था। तो याद रखिएगा यह कोई फिक्स डेट नहीं है, इस बार 13 नवंबर को मनाया गया। और इस बार की जो थीम रही है 2020 की, वह रखी गई है कोविड-19 के लिए आयुर्वेद। आगे चलते हैं, एक और दिवस देख लेते हैं, विश्व निमोनिया दिवस। तो विश्व निमोनिया दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है और सर्वप्रथम वर्ष 2009 में ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। निमोनिया जो रोग होता है यह फेफड़ों में गंभीर संक्रमण की स्थिति है, जो कि बैक्टीरिया, ये कौन सा बैक्टीरिया है, तो डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो याद रखिएगा जो निमोनिया रोग होता है ये वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से होता है और बैक्टीरिया का नाम डिप्लोकोकस निमोनी है और इससे संक्रमित अंग कौन सा होता है, फेफड़ा होता है। तथा WHO के मुताबिक निमोनिया के कारण वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सबसे अधिक मृत्यु होती है। अगला है ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र के बारे में। तो IIT गुवाहाटी जो कि असम में स्थित है और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी ने संयुक्त तौर पर ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा इसमें शामिल कौन है, IIT गुवाहाटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी। इस केंद्र में मुख्यतः जल अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने, जल संरक्षण में एक संयुक्त मास्टर स्तर का प्रोग्राम शुरू करने, कार्यशालाओं का आयोजन और सरकारी एजेंसियों तथा अन्य प्रतिभागियों को जल संरक्षण के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है कि भारत अभी किस देश के साथ मिलकर के जल केंद्र की स्थापना की है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। और इसमें कौन सा IIT शामिल है, तो IIT गुवाहाटी शामिल है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।